कर्मभूमि का प्रकाशन 1932 में हुआ था। यह प्रेमचंद का अकेला ऐसा उपन्यास है जो पूरी तरह स्वाधीनता आंदोलन पर केंद्रित है। यानी इसकी कथा आरंभ हुई है स्वाधीनता आंदोलन से और इसका अंत भी हुआ है स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई में, जो तरह तरह के प्रयोग हो रहे थे और एक निश्चित मुकाम तक पहुंचने से। कहीं कोई अलग कथा इसमें नहीं है, यानी कि अगर कहीं कोई प्रेम कथा भी है, कोई स्त्री पुरुष संबंधों की बहस है, तो सब स्वाधीनता के ही क्रम में है। मूल मुद्दा, मूल विषय इस उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन है। तो इस अर्थ में यह एक विशिष्ट उपन्यास है और इसे गबन की अगली कड़ी के रूप में ही पढ़ना चाहिए। अगली कड़ी के रूप में इसलिए पढ़ना चाहिए कि ठीक एक साल बाद एक तो प्रकाशित हुआ उसके, दूसरी चीज यह है कि गबन में जिन मुद्दों को प्रेमचंद उठा रहे थे, यानी कि आजादी की लड़ाई में जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनकी जो भूमिका रेखांकित कर रहे थे देवी दिन के माध्यम से, जोहरा के माध्यम से, ये जो भूमिका रेखांकित हो रही थी गबन में, वो कर्मभूमि में आकर के आकार लेती है। यह वह उपन्यास है जिसमें प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ प्रोफेसरों, वकीलों और डॉक्टरों के द्वारा नहीं लड़ी जाएगी। यानी कि जो मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग है, जो राजे रजवाड़े हैं, जो जमींदार हैं, उनके बल पर आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। यह वह वर्ग है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ता है, यानी कि आज़ादी भी इसको चाहिए तो अपने लिए चाहिए। प्रेमचंद इस उपन्यास में एक विराट विजन के साथ आते हैं, एक बड़ा चिंतन लेकर के आते हैं कि आज़ादी की सचमुच लड़ाई तो मजदूर तबके के लोग लड़ रहे हैं, किसान तबके के लिए लड़ रहे हैं, जो स्त्रियां हैं जो मुक्ति के लिए तरस रही हैं, उनके भीतर सचमुच की आज़ादी की ललक है। और इस उपन्यास में प्रेमचंद दिखाते हैं इसे कि कैसे लोग शामिल हो रहे हैं इसमें, हजारों लाखों की संख्या में लोग कैसे शामिल होते जाते हैं। यानी एक तरह से मुक्ति आंदोलन की जो व्यापकता थी, यानी 1932 आते आते मुक्ति आंदोलन में जो पूरा देश शामिल हो गया था, इस उपन्यास में प्रेमचंद ने उसे चित्रित किया है। बहुत बड़ा उपन्यास नहीं है ये, लेकिन जितना भी बड़ा है उसमें आज़ादी की लड़ाई के कई स्तर दिखाई देते हैं। आरंभ होता है अमरकांत, जो कि एक गांधीवादी युवक है, एक सेठ का बेटा है। जाहिर है कि उसका जन्म संपन्न परिवार में हुआ है, लेकिन वह आदर्श मानता है, आदर्शों के वशीभूत है और इसलिए वह आज़ादी की लड़ाई में शामिल होता है, आंदोलनों में शामिल होता है। उसके पिता को यह सब अच्छा नहीं लगता, वह उसका विवाह कर देते हैं एक सुंदर युवती के साथ, यह सोचकर कि फिर यह अपने व्यवसाय में लग जाएगा, गद्दी पर बैठने लगेगा। लेकिन जाहिर है कि उसका मन उसमें नहीं लगता, आज़ादी की लड़ाई की ओर ही उसका मन है। और लाला साहब जो उसके पिता हैं, वो निराश हो जाते हैं। सुखदा जो तमाम यत्न कर चुकी है कि पति उसके वश में रहे, उसके आसपास रहे, वह भी निराश हो जाती है। और अमरकांत आगे निकल जाता है, घर से भी निकल जाता है और तमाम जगहों पर जाकर के वो काम करता है, दलित बस्तियों में काम करता है। उसका मित्र सलीम, जो बाद में बड़ा पुलिस अधिकारी हो जाता है, उसके साथ उसकी ज़िरा होती है। फिर सलीम आंदोलन में शामिल हो जाता है, उसे लगता है कि मुक्ति की लड़ाई सही लड़ाई है। एक डकैत का चित्र प्रस्तुत किया है प्रेमचंद ने इसमें, काले खां का। क्या बड़ा चरित्र है वो, जो आदमी कल तक डकैती डाला करता था, कैसे उसका कायांतरण होता है, कैसे उसमें बदलाव आता है और कैसे वह मुल्क के लिए सोचने लगता है, आज़ादी के लिए सोचने लगता है और शहीद होता है एक तरह से जेल में। नमाज पढ़ते वक्त अंग्रेज़ अधिकारी उस पर लातों से प्रहार करते हैं और उसमें वो बुरी तरह घायल होता है और दम तोड़ देता है बाद में। लेकिन उसके साथ जो बातचीत है अमरकांत की, उस बातचीत में जो चमक है, जो
मुक्ति की तड़प है वो बड़ी है। बड़ा चरित्र प्रस्तुत किया है काले खां के माध्यम से प्रेमचंद ने। ये तमाम उपन्यासों में आपको दिखाई देगा। प्रेमचंद बड़े तबके से आए हुए लोगों को संदेह की निगाह से देखते थे। यानी कोई जमींदार अगर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ, कोई वकील शामिल हुआ, कोई प्रोफेसर शामिल हुआ, कोई डॉक्टर शामिल हुआ, तो प्रेमचंद उसे संदेह से देखते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने स्वार्थ के नाते आए हुए लोग हैं। वो मजदूरों को नहीं देखते। उन्हें लगता है कि ये सब तो सब कुछ इनका छीना जा चुका है, इनके पास कुछ भी नहीं है। जाहिर है कि ये पाने के लिए लड़ रहे हैं, यानी इनकी लड़ाई में कोई दोष नहीं है। मजदूरों, श्रमिकों, किसानों की लड़ाई में कोई दोष नहीं है। लेकिन जो अमीर वर्ग है जैसे ही शामिल होता है, उन्हें लगता है कि कहीं गड़बड़ न कर दें ये लोग। हालांकि प्रेमचंद ने अपना स्नेह दिया है वकीलों, डॉक्टरों और प्रोफेसरों को भी। कई महत्वपूर्ण चरित्र ले आए हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से उन्होंने मुक्ति की कई बातें कहलवाई हैं। वो गोदान के मेहता साहब हों, या इसी उपन्यास में जो कर्मभूमि है प्रोफेसर शांति कुमार हों, या जो किसान नेता हैं स्वामी आत्मानंद, उनका जिक्र है। स्वामी आत्मानंद का जिक्र करते हुए यहाँ प्रसंगवश बताना जरूरी है कि इस उपन्यास को लिखने से पहले वारदोली का जो आंदोलन था वो संपन्न हो चुका था। अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में बड़ा किसान आंदोलन हो चुका था। तो कहीं ना कहीं आत्मानंद का चरित्र सृजित करते हुए बाबा रामचंद्र हो सकता है प्रेमचंद की दृष्टि में रहे हों, उनकी चेतना में रहे हों। आत्मानंद जिस प्रकार से किसानों के लिए बात करते हैं वह एक नई सोच थी किसानों के लिए। जो मतलब आजादी के बाद किसान कैसे होंगे, कर्मभूमि में आत्मानंद के जरिए यह सवाल उभर करके आता है। प्रोफेसर शांति कुमार स्त्री की मुक्ति को लेकर के सवाल उठाते हैं, आजादी का स्वरूप कैसा हो इसको लेकर के सवाल उठाते हैं। प्रोफेसर शांति कुमार दलित तबके के लोगों का मंदिर में प्रवेश कैसे हो इस पर आंदोलन चलाते हैं। बड़ा प्रसंग है वो। यह 1932 का जो समय है यह इसलिए भी ऐतिहासिक है कि ये इन्हीं दिनों पूरे देश में दलित तबके के लोगों के मंदिर प्रवेश का आंदोलन चल रहा था। गांधी इसके समर्थक थे, डॉक्टर अंबेडकर इसके पहले इसका समर्थन कर चुके थे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मंदिर प्रवेश से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो सामाजिक विभेद है यानी दलितों के साथ जो होता है उसको दूर किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जगह बिल्कुल सही थे, गांधी जी भी अपनी जगह सही थे। गांधी जी के मन में जरूर ये बात रही होगी कि जो समाज अपने ही समाज के एक बड़े हिस्से को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता वह उनके साथ बराबरी का क्या व्यवहार करेगा। प्रेमचंद ये सवाल खड़ा करते हैं, शांति कुमार के माध्यम से ये सवाल खड़ा करते हैं कि तुम क्या सोचते हो, ये तो अमीरों के देवता हैं जो इन मंदिरों में बैठे हुए हैं। वो कैसा ईश्वर होगा जो किसी के स्पर्श मात्र से गंदा हो जाए। बड़ा सवाल है ये, धर्म पर सवाल है ये, चुभने वाला सवाल है ये। लेकिन जब समाज को बदलना होता है, जब समाज में बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं जो समाज को तोड़ रहे होते हैं, समाज को पीछे ले जा रहे होते हैं, तो ऐसे सवालों की जरूरत पड़ती है। और शांति कुमार के मुंह से प्रेमचंद यही करवाते हैं। दरअसल शांति कुमार की आवाज में प्रेमचंद स्वयं बोलते हैं कि यदि आप दलितों के साथ न्याय नहीं कर सकते, यदि आप दलितों और स्त्रियों को आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं करेंगे तो आप आजाद नहीं हो सकते। इस देश का 50-60% जो तबका है, जो आबादी है, वो दलितों और स्त्रियों से जुड़ी हुई है। आप उनको शामिल किए बिना आजादी की लड़ाई कैसे जीत सकते हैं। आप उनको चाहते हैं कि आप उनको तो उसी तरह नौकर बनाए रहें, आप उसी तरह उनका शोषण करते रहें, स्त्रियों का दमन करते रहें, दलितों का दमन करते रहें। और आजादी, फिर आजादी किसके लिए भाई? फिर आजादी का मतलब क्या है? यानी कि अगर एक ही समाज में आप जमींदारी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, जमींदारों के नीचे किसानों का शोषण चलते रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप स्त्रियों का शोषण देखते रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये वर्णाश्रम भी बना रहे और दलितों का शोषण भी होता रहे, तो फिर आजादी का मतलब क्या है? आजादी एक बड़ा शब्द है, स्वाधीनता एक बड़ा शब्द है, और उसका मतलब सिर्फ उपनिवेशवाद से आजादी नहीं है। यानी उपनिवेशवाद माने अंग्रेजों से आजादी का मतलब नहीं है। प्रेमचंद के वहां आजादी के कई स्तर हैं, यानी जमींदारों से किसानों की आजादी, पुरुष वर्चस्व से स्त्रियों की आजादी, मजदूरों की आजादी, उपनिवेशवाद से इस देश की आजादी,
जो नया पूंजीवाद आ रहा था उससे भी इस देश में जो गरीब तबका था उसकी आजादी, यानी आजादी के कई स्तर हैं। प्रेमचंद आजादी को बहुत स्थूल ढंग से नहीं लेते हैं, उसकी बारीकियों में प्रवेश करते हैं। और यह अकारण नहीं है कि अपने लेखन के, अपनी मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी वो बार बार प्रासंगिक सिद्ध होते हैं। हालांकि हमारा समाज यदि बदल जाता, हमारा समाज यदि प्रेमचंद के स्वप्नों के मुताबिक बन जाता, तो शायद आज प्रेमचंद इस रूप में प्रासंगिक न होते। और मुझे लगता है कि प्रेमचंद की भी यही इच्छा रही होगी। कोई भी बड़ा लेखक, कोई भी महान लेखक, कोई भी भविष्य दृष्टा लेखक इस रूप में प्रासंगिक नहीं रहना चाहता कि वह जो लिख रहा है कि आने वाले दिनों में यह बदहाली और बढ़ेगी, और बदहाली बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि वो प्रासंगिक है लेखक। लेकिन लेखक के मन में रहता है कि काश ये बदहाली न आए, काश ये जो तमाम तरह की विपदाएं हैं ये न आए। प्रेमचंद भी ऐसे ही लेखक थे जो चाहते थे कि इस समाज में दलितों का शोषण न हो, स्त्रियों का शोषण न हो, हिंदू मुस्लिम और धार्मिक जो विभेद हैं वो न रहें, लोग मनुष्य की तरह रहें। शांति कुमार के माध्यम से, आत्मानंद के माध्यम से और मुन्नी के माध्यम से, जो कि इस उपन्यास की बहुत बड़ी चरित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट चरित्र है मुन्नी, उसके माध्यम से ये बात प्रस्तुत की है। मुन्नी का प्रसंग आया तो उसका जिक्र करें। मुन्नी के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बलात्कार किया है। प्रेमचंद इस प्रसंग को यूं ही नहीं दिखा रहे थे। अभी पिछले दिनों एक किताब छपी जिसमें बहुत साफ दाफ रखा गया कि अंग्रेज तो स्त्रियों का बड़ा आदर करते रहे हैं और तमाम तरह से, और जहां जहां उनके उपनिवेश रहे हैं उन्होंने स्त्रियों पर ज्यादती नहीं की। प्रेमचंद इसकी कलई खोलते हैं 1932 में कि ये कितने बर्बर तरीके से अंग्रेज सिर्फ भारतीय पुरुषों का दमन नहीं करते बल्कि उनकी स्त्रियों पर हमला करते हैं, उनकी आबरू पर हमला करते हैं और मुन्नी के साथ बलात्कार करते हैं। बाद में मुन्नी उन अधिकारियों को मार देती है और जब अदालत में खड़ी होती है और जब कहा जा रहा है कि तुम्हें कुछ कहना है तो कहती है कि नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। जब अपना पूरा बयान देती है मुन्नी तो उसका जो तेज है वो देखते बनता है। वह एक नई स्त्री का चेहरा है। मुन्नी जो गर्जना कर रही है वो एक नई स्त्री की भयमुक्त गर्जना है। मुन्नी के रूप में प्रेमचंद ने यह चित्रित किया है कि आने वाले दिनों में स्त्रियों के साथ अत्याचार नहीं चलेगा, वो अंग्रेज करें या देशी बाबू लोग करें, कोई अत्याचार नहीं चलेगा। मुन्नी पति के साथ नहीं जाती, वह वहां से निकल लेती है। पति कहता है चलो मेरे साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। प्रेमचंद इस बहाने से एक नए पुरुष का भी परिचय देते हैं। लेकिन मुन्नी को लगता है कि नहीं, उस समाज में जाऊंगी तो समाज की जो पूरी संरचना है उसमें पति भले ही आपको स्नेह दे, समाज के अन्य लोग आपको ताना देते रहेंगे। सोचिए कि जिसमें उस स्त्री का कोई दोष नहीं है, उसके साथ ज्यादती हुई है, बावजूद इसके समाज उसी स्त्री को दोषी मानता है जिसके ऊपर बलात्कार हुआ रहता है, जबकि नहीं माना जाना चाहिए। बलात्कारियों को दोषी माना जाना चाहिए। हमारे समाज में बलात्कारी आजाद फिरते हैं। प्रेमचंद दिखाते हैं कि किस प्रकार अंग्रेज भी बलात्कार करके निश्चिंत हैं। यहां तक कि जब उनकी हत्या हुई है तो इसे स्वाभाविक न्याय नहीं मान रहे हैं वो, बल्कि उसके बाद मुन्नी को ही अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, जिसकी आबरू लूट ली गई है। और समाज भी 10 तरह से बात करता है। लेकिन जब मुन्नी अपनी जिरह खुद करती है अदालत में तो मतलब पूरी जो अदालत भरी हुई है ठसाठस मुन्नी के प्रति आकृष्ट हो जाती है। खुद सुखदा जो पत्नी है अमरकांत की, वो कहती है ये तो देवी है, इसे मैं अपने साथ रखूंगी। बड़ी बात है, बड़ी चीज है। लेकिन मुन्नी वहां नहीं रुकती। मुन्नी जाती है, दलित बस्ती में रहती है, काम करती है। बाद में वहां अमरकांत भी पहुंचता है, अमरकांत के प्रति एक आकर्षण भी महसूस करती है वो। लेकिन कहीं कोई स्फीति नहीं आती है इस उपन्यास में, कहीं कोई विचलन नहीं है। अमरकांत काम करता रहता है। इसी प्रसंग में पुनः उसका जो बचपन का मित्र है सलीम, जो पुलिस अधिकारी हो गया है, उससे मुलाकात होती है। उसमें आए परिवर्तन को प्रेमचंद दिखाते हैं। लेकिन बहुत जल्द सलीम बदल जाता है और वह पुनः आज़ादी की लड़ाई में शामिल होता है। प्रेमचंद कई छोटे छोटे चरित्र इसमें सृजित करते हैं। मैंने अभी जिक्र किया काले खां का जो चरित्र है, इसी प्रकार और भी कई चरित्र हैं। जो अमरकांत की बहन है नैना, वो एक महान चरित्र इस रूप में है कि वो शहीद होती है।
वह नैना जो अमरकांत की तरह ही सुख में पली बढ़ी है और शहर के एक दूसरे अमीर सेठ की पुत्रवधू है, वह आज़ादी की लड़ाई में शामिल होती है और उसका पति जो नहीं चाहता कि वो इसमें शामिल हो, वह अंग्रेज़ों की गुडबुक में रहना चाहता है, अंग्रेज़ों के निगाह में नहीं चढ़ना चाहता, वो खुद उसकी हत्या कर देता है। वो आगे है, जुलूस निकल रहा है, उसमें आगे है नैना, उसे गोली मार देता है। वो नैना शहीद हो जाती है। नैना की शहादत का बड़ा असर पड़ता है, खुद उसका जो ससुर है धनीराम, उसमें बदलाव आता है, पिता जो लाला समरकांत हैं उनमें बदलाव आता है। वो जो अमरकांत को बदल देना चाहते थे और अपने ढर्रे पर ले जाना चाहते थे कि व्यवसाय करे और उसी प्रकार जिस प्रकार का दाएं बाएं वो करते हैं, हर सेठ साहूकार करता है, उसी प्रकार वो भी करे, वो नहीं तैयार होता, वो भी बदल जाते हैं। सुखदा जो सिर्फ सुख की अभिलाषी है, नाम भी प्रेमचंद के वहां नाम का जो गणित है वो कभी देखें, जरूर देखना चाहिए। प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद के उपन्यासों में नाम देखिएगा, अक्सर विडंबनापूर्ण नाम रखे जाते हैं, यानी कि उनके वहां नाम होगा सुभागी और स्त्री होगी अभागी, यानी दुख ही दुख जीवन में होगा, नाम सुभागी रख। यहां पर सुखदा नाम है, उसका जीवन सुख में है, लेकिन उसके पूरे सुख पर व्यंग करते हैं प्रेमचंद की। इस तरह के सुख का कोई मतलब नहीं है और अंततः उस सुखदा को उस सुख से बाहर निकाल करके एक बड़े सुख में शामिल करते हैं, जो आजादी का सुख है, जो आजादी की लड़ाई का सुख है। वो अपने पति के साथ शामिल होती है। मुन्नी और सुखदा का जो जेल में वार्तालाप है, जेल जाती है सुखदा और जेल में चूंकि वो अमीर परिवार से आई है और उसके ससुर ने जो जेल में मैट्रन वगैरह हैं उनको उनकी जेब गर्म कर दी है, तो उसको अलग रखा गया है, सुख सुविधाओं में रखा गया है। सुखदा को लगता है कि मेरा पति तो आम कैदियों की तरह बंद है, तमाम स्त्रियां आम कैदियों की तरह यहां बंद है, मैं यहां सुख में रहूंगी तो मेरे कैदी जीवन का मतलब क्या है। वो कहती है कि मैं आम कैदियों की तरह रहूंगी। मैट्रन समझाती है कि नहीं, ऐसा नहीं, तो उसकी कहती है ना मैं चलूंगी। मुन्नी कहती है कि मेम साहब आप कहाँ आएंगी, बहू रानी आप कहाँ आएंगी नीचे, कहती है कि नहीं मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। ऐसा बड़ा परिवर्तन, यानी जो उसका पुराना सुख था, प्रेमचंद कहते हैं कि वह उसका सुख नहीं था, अब उसके जीवन में सुख आया है, जब वो आजादी की लड़ाई लड़ रही गरीब तबके की तमाम स्त्रियों के साथ उनके बीच में रहेगी, जांता चलाएगी, जांता पीसेगी। और उसके चेहरे के पे जो प्रदीप्ति आई है, जो तेज आया है, प्रेमचंद उसका जिक्र करते हैं। फिर अमरकांत से मुलाकात होती है, सकीना का प्रसंग है, उसके बिना उपन्यास पूरा। सकीना एक गरीब परिवार की लड़की है, अमरकांत का विवाह सुखदा से हो चुका है, लेकिन सुखदा से चूंकि उनका मन नहीं लगता, इस बीच वो आकृष्ट होते हैं